हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? होप ठीक होंगे। तो नीट की तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है। मैं मनोज कुमार बंसल आपका स्वागत करता हूँ केमिस्ट्री वाले सर पर। तो आज हमारा टारगेट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है। केमिस्ट्री इन चैप्टर छोटा सा है, लेकिन एक क्वेश्चन तो देगा। ठीक है ना? तो जो शुरुआत करी है एनसीईआरटी, उसको आप देख ले ध्यान से। वो कह रहा है, बाय नाउ यू हैव लर्न द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री एंड ऑल्सो रियलाइज दैट इट इन्फ्लुएंस एवरी स्फीयर ऑफ ह्यूमन लाइफ। केमिस्ट्री हमारे हर लाइफ का जो भी फिनोमिनन है, लाइफ का जो भी पार्ट है, वहां इन्वॉल्व है। सुबह उठकर टूथपेस्ट से लेकर रात को सोते समय तक कहीं ना कहीं केमिकल्स हमें अफेक्ट कर रहे हैं। तभी चैप्टर का नाम रखा गया केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो यहीं से एनसीईआरटी शुरुआत करती है। द प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री हैव बीन यूज्ड फॉर बेनिफिट्स ऑफ मैनकाइंड। थिंक ऑफ क्लीनिनेस, द मटेरियल लाइक सोप्स, जो साबुन हो गई हैं, डिटर्जेंट हो गए, हाउस होल्ड ब्लीच हो गई हैं, ये सब हमारे वेलनेस के लिए है। द मटेरियल लाइक सोप्स, डिटर्जेंट्स, हाउस होल्ड ब्लीचेस, टूथपेस्ट। मैंने बोला सुबह से हमारी शुरुआत जब से होती है, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं। विल कम टू योर माइंड, लुक टूवर्ड्स द ब्यूटिफुल क्लोथ्स, इमीडिएटली केमिकल्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स एंड केमिकल्स गिविंग कलर टू देम विल कम टू योर माइंड अगेन। तो इसके बाद अगर मैं जो ये नॉर्मल नाम उन्होंने दिए हमारी डेली लाइफ के अंदर जो यूज हो रहे हैं, तो उसके बाद वो कह रहे हैं जी अब थोड़ा सा फाइबर की तरफ बढ़े, फैब्रिक्स की तरफ बढ़े। उनके कलर के पीछे कुछ ना कुछ केमिकल रिस्पॉन्सिबल है। और उसमें जो फाइबर यूज हुआ है वो भी हमारे कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल कॉटन से लेकर आर्टिफिशियल सिल्क से लेकर हमारा पोलिस्टर से लेकर डिफरेंट फाइबर्स की बात हम कर सकते हैं। Again, a number of chemicals about which you have learned in the previous unit will appear in your mind. Of course, sickness and disease remind us of medicines. Again, chemicals, explosive, fuel, rocket propellants, building and electronic material, etc. are all chemicals. जो भी हमारे अराउंड घूम रहा है, हम देख पा रहे हैं, सब केमिकल्स हैं। केमिस्ट्री हैज influenced our life so much that we do not even realize that we come across chemicals at every moment. हम हर पल किसी न किसी केमिकल के टच में हैं। चाहे हम कितना ही ग्रीन केमिस्ट्री की बात करें, हम कितना ही ऑर्गेनिक फूड की बात करें, लेकिन केमिकल्स तो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में आपके अराउंड रहने ही हैं। केमिकल फ्री होने की बात आप कितनी भी करें, लेकिन केमिस्ट्री और केमिकल्स आपके अराउंड रहने ही हैं। That we ourselves are beautiful chemical creations and all our activities are controlled by chemicals. In this unit हम क्या पढ़ने वाले? मेडिसिन, फूड मटेरियल एंड क्लिंजिंग एजेंट्स। तीन बातें मैं आपके बार बार दिमाग में डालूंगा। मेडिसिन, फूड मटेरियल्स, मेडिसिन, फूड मटेरियल और जो आपके पास क्लिंजिंग एजेंट्स हैं। मेडिसिन, फूड मटेरियल, क्लिंजिंग एजेंट्स। मेडिसिन, फूड मटेरियल, क्लिंजिंग एजेंट्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं जी मेडिसिन के साथ। देखो, ड्रग्स केमिकल सब्सटेंसेस हैं, इसमें कोई मना नहीं कर सकता। ड्रग्स ड्रग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन में ड्रग्स के बारे में नंबर 1 लिखा गया, दीज आर द केमिकल्स। बिल्कुल ठीक बात है जी। उसके बाद लो मोलिकुलर वेट, इनका जो मोलिकुलर मास है
वो कम है। क्या है जी? अप्रोक्सीमेट 100 से लेकर 500 यूनिफाइड मास, जिसको आप मोल कॉन्सेप्ट में एएमयू बोला करते थे। दीज इंटरेक्ट विद मैक्रोमोलिकुलर टारगेट्स एंड प्रोड्यूसेस अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। अब ये जो ड्रग है ये क्या करेगा जी? ये इंटरेक्ट करेगा। मेडिसिन जब आप लोगे तो ये इंटरेक्ट करेगी। किसके साथ इंटरेक्ट करेगी जी? किसी भी मैक्रोमोलिकुलर, जो इसका मेन टारगेट होएगा, किसी भी मैक्रोमोलिकुलर टारगेट को अटैक करेगी और फिर उसके बाद प्रोड्यूस करेगी एक रेस्पॉन्स। मान लो आप एंटासिड ले रहे हैं, मान लो आप एक एंटासिड ले रहे हैं, तो एंटासिड का टारगेट हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सेस एसिड है, इसका मतलब ड्रग इंटरेक्ट करा किसी मैक्रोमोलिक्यूल के साथ, फिर रिस्पॉन्स हुआ, न्यूट्रलिटी का रिस्पॉन्स हुआ। तो एंटासिड में एक एग्जांपल के फॉर्म में आपके दिमाग में सेट कर रहा था। विद द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज थेरापेटिकल एंड यूजफुल, दीज केमिकल्स आर कॉल्ड द मेडिसिन। जब ये वाला बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स थेरापेटिक हो, जब ये वाला रिस्पॉन्स थेरापेटिक हो एंड यूजफुल हो, तो इन्हीं केमिकल्स को हम लोग मेडिसिन कहने लगते हैं एंड आर यूज्ड इन द डायग्नोसिस। फिर उसको डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में पहले तो हम पता लगाते हैं कि प्रॉब्लम का एक्चुअल कोज क्या है, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। एक बार फिर इस बात को समझ लें। तो कुल मिलाकर एक रिवीजन के बेसिस पे हम देखें इसको, तो जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आया ना, ठीक है, अगर वो थेराप्यूटिक हो और यूजफुल हो, और जो वो मेडिसिन है, फिर उसको हम, जो वो ड्रग है, जो वो केमिकल है, उसको मेडिसिन कहना शुरू कर देते हैं हम लोग। यही लाइन लिखी हुई है, दीज केमिकल्स आर नोन एज अ मेडिसिन। दीज इंटरेक्ट विद मैक्रोमोलिकुलर टारगेट, पहले वो मैक्रोमोलिकुलर टारगेट को की तरफ जाएंगे एंड देन एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। और जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे, अगर वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स थेरेपेटिकल एंड यूजफुल हुआ, पता चला कि इससे हमें कोई बेनिफिट होने वाला है, तो उस केमिकल को फिर हम एक मेडिसिन का नाम दे देंगे। ये रोज रिसर्च चलती रहती है इस फील्ड के अंदर। अब हमें क्या करना है, वो जो मेडिसिन है वो डायग्नोसिस में, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज में यूज करनी है। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स यूज एज मेडिसिन आर पोटेंशियल पॉइजन, लेकिन अगर वो हायर डोज में लिया जाए, इफ टेकन, उसने एक लाइन पूरी की है, इफ टेकन इन द हायर डोजेस एज रिकमेंडेड, जितना उसकी डोज रिकमेंड की है उससे ज्यादा और उसको लिया जाए, तो कहीं ना कहीं फिर वो एक काम करता है, पॉइजन का काम करता है। यूज ऑफ द केमिकल्स फॉर थेरापेटिकल इफेक्ट इज कॉल्ड द कीमोथेरेपी। अब कीमोथेरेपी क्या हुई, आपने वैसे सुना भी होगा, जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनको कीमोथेरेपी दी जाती है। कीमोथेरेपी, जो कीमोथेरेपी है, यहां हम कीमोथेरेपी से मतलब क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे पास केमिकल्स थी, अगर उसको थेरेपेटिकल यूज ले रहे हैं, उसको हम अपनी थेरेपी में, हमारे ट्रीटमेंट में यूज कर रहे हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं जी कीमोथेरेपी। यूज ऑफ केमिकल्स फॉर द थेरेपेटिक इफेक्ट इज कॉल्ड द कीमोथेरेपी। तो मोटी मोटी बात आपके दिमाग में जो आ रही है, पहले तो आपको समझा रहा है कि सुबह उठने से लेकर टूथपेस्ट से यूज से लेकर, सोप के यूज से लेकर, नहाने में जो आप सोप यूज करते हैं वहां के यूज से लेकर, दिन भर जो आप पेट्रोल यूज कर रहे हैं वहां से लेकर, जो डीजल यूज कर रहे हैं वहां से लेकर, खाना खा रहे हैं वहां से, प्रोटीन से लेकर, कार्बोहाइड्रेट से लेकर, जो हार्मोन्स आपके जो बॉडी में चेंजेज आ रहे हैं वहां से लेकर, सब तरफ केमिस्ट्री आपको मिलेगी, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। फिर उसने ड्रग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन की बात में कहा कि ये लो मोलिकुलर वेट के होते हैं, इनका कोई ना कोई एक टारगेट रहेगा, वो एक मैक्रोमोलिक्यूल रहेगा, वहां से एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएगा, अगर वो यूजफुल होगा, थेरेपेटिक एंड यूजफुल होगा, थेरेपी में काम आ सकेगा, तो उस केमिकल को मेडिसिन बोल देंगे। और वो जो मेडिसिन है वो डायग्नोसिस में, प्रिवेंशन में और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज में काम आएगी। इसके अलावा ये पोटेंशियल पॉइजन होते हैं अगर इनको रिकमेंडेड डोज से ज्यादा लिया जाएगा, और इनका जो थेरेपेटिक इफेक्ट है उसको हम लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया, कीमोथेरेपी। अब हमारे फोकस पे आ रहा है जी जो क्लासिफिकेशन है ड्रग्स का। तो ड्रग्स को क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, फार्माकोलॉजिकल और दूसरा ड्रग का एक्शन। फार्माकोलॉजिकल मतलब जैसे पेन किलर है,
डॉक्टर को 10 पेन किलर पता है, तो एक फार्माकोलॉजिकल प्रोसेस में होते हुए वो पहचान लेगा कि किस पेन से रिलेटेड कौन सी मेडिसिन प्रोवाइड करनी है। ये डॉक्टर्स के लिए यूजफुल है कैटेगरी। जैसे एनाल्जेसिक्स है, पेन किलर है, एंटीसेप्टिक है, ये या तो किल करेंगे, अरेस्ट करेंगे ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रुक जाएगी या उसको किल कर डालेंगे, उसको बोलेंगे एंटीसेप्टिक। आपने ऐड सुना होगा एंटीसेप्टिक क्रीम बोरोलिन। तो एंटीसेप्टिक का यूज, और अभी कोरोना सीजन जब पिछले 2 साल चल रहा था तो हम लोगों ने यूज किए थे एंटीसेप्टिक्स। जैसे कि आपके पास डिसइंफेक्टेंट एंटीसेप्टिक 2 कैटेगरीज हैं। तो एंटीसेप्टिक जब आपको पता चल गया, किल और अरेस्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फार्माकोलॉजिकल। तो फार्माकोलॉजिकल में एनसीईआरटी लिखती है इफेक्ट ऑफ द ड्रग, इफेक्ट ऑफ द ड्रग। फार्माकोलॉजिकल मतलब ड्रग का इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ द ड्रग। ये पेन कम करने में काम आ रही है, ये फीवर कम करने में काम आ रही है, या ये एंटासिड है, तो उसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ द ड्रग। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग। फिर ये डॉक्टर्स के लिए एक यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। उसके लिए फिर डॉक्टर क्या करता है कि एक कैटेगरी में जाकर उस दवाई को प्रिस्क्राइब कर देता है पेशेंट को। अगला है जी ड्रग का एक्शन, एक्शन ऑफ ड्रग ऑन अ पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस जैसे एंटी हिस्टामिन है, ये हिस्टामिन की ग्रोथ को, हिस्टामिन को इनहिबिट करते हैं। और हिस्टामिन क्या, जो इन्फ्लेमेटरी है, जो आपकी बॉडी में दर्द पैदा करता है, इन्फ्लेमेटरी है। तो क्या लिखा जी, ड्रग के बायोकेमिकल प्रोसेस पर, पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस पर एक्ट करता है। तो 2 टाइप का हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स हो गया, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हो गया, ड्रग के एक्शन बेसिस पे हो गया। तो बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल और केमिकल दोनों इकट्ठे वर्ड जुड़े हुए हैं। बायोकेमिकल प्रोसेस, एंटीहिस्टामिन इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ द हिस्टामिन को, और हिस्टामिन जो बॉडी में इंफ्लेमेशन मतलब दर्द पैदा करता है। तो उसलिए फिर हम क्या करते हैं, ये जो एंटीहिस्टामिन है अलग अलग तरीके से हिस्टामिन को ब्लॉक कर सकता है। क्लियर ना। तो हिस्टामिन को ब्लॉक करने का काम करेगा एंटीहिस्टामिन। फिर उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है उनका, इट इज बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग। ड्रग क्लासिफाइड इन दिस वे शेयर कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर एंड ऑफन हैव सिमिलर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। देखो जी, एक सिंपल सी बात है, हेडिंग से काम चल सकता है। जैसे कि उसने मेरे को एग्जांपल दिया कि सल्फोनामाइड, ये जो सल्फोनामाइड है उसमें सल्फो SO2 अमाइड NH ग्रुप होएगा। तो इनको बोल दिया गया जी कैटेगरी है स्ट्रक्चर बेसिस पे सल्फोनामाइड। तो पहली कैटेगरी फार्माकोलॉजिकल हुई, दूसरी कैटेगरी ड्रग का एक्शन हुआ एंटीहिस्टामिन हिस्टामिन वाला, तीसरा हमारे पास ड्रग का केमिकल स्ट्रक्चर हुआ। फिर उसके बाद है कि मोलिकुलर टारगेट उनका क्या है। हेडिंग से काम बन सकता है, केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे ड्रग का क्लासिफिकेशन हुआ, इसमें कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर हम लोग शेयर करते हैं, और जो उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, जो उनका बायोकेमिकल रिएक्शन है, जो उनका बायोलॉजिकल इफेक्ट है, वो हमारे पास सिमिलर होगा। जैसे हमारे पास एक कॉमन ड्रग दी है उसने सल्फोनामाइड आगे नाम आएगा इसका, ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर टारगेट्स। तो मोलिकुलर टारगेट आपके पास ड्रग्स यूजुअली इंटरेक्ट विद बायोमोलिक्यूल, जैसा कि शुरू में मैंने बोला था चैप्टर जब शुरुआत की हमने, कार्बोडेट हुआ, खुद ये कम मोलिकुलर वेट के हैं लेकिन ये एक्ट करते हैं किस पर, हाई मोलिकुलर वेट पर, लिपिड्स हुए, प्रोटीन्स हुए, न्यूक्लिक एसिड हुए। दीज आर कॉल्ड द ड्रग टारगेट मोलिक्यूल्स और ड्रग टारगेट्स। ड्रग्स possessing some common structural features may have the same mechanism of action on the target. The classification based on molecular target is the most useful classification for the medicinal chemists. तो 4 टाइप के हुए, फार्माकोलॉजिकल नंबर 2, फार्माकोलॉजिकल के बाद नंबर 2 जो हुआ उसका हमारे पास बायोकेमिकल ड्रग एक्शन हुआ, तीसरा हमारे पास केमिकल स्ट्रक्चर हुआ, फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ वो हुआ मोलिकुलर टारगेट, जो कि प्रोटीन, लिपिड, कार्बोडेट, हार्मोन से कुछ भी हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड कुछ भी हो सकते हैं। इनको बोलते हैं जी टारगेट मोलिक्यूल, और इसको बोलते हैं जी ड्रग टारगेट। और फिर ड्रग पोजेसिंग सम कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर मे हैव द सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑन द टारगेट। तो जो नेचुरल एक्शन है उसके जैसा ही एक एक्शन प्रोड्यूस कर हम एक ड्रग बना देंगे।
तो दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोलिकुलर टारगेट इज अ मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन। अब हमारी जो जर्नी स्टार्ट होती है वो जर्नी हमारी स्टार्ट होएगी कि अब हम मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास टारगेट शुरू हो रहा है जी एंटासिड। तो हमारा टारगेट चल रहा था जी थेरेपेटिक एक्शन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। यहां से आप नीट की तैयारी शुरू कर सकते हैं। शुरू के 15 मिनट को थोड़ा सा 2x पे देख लें आप लोग। देखो कम से कम 1.5 घंटा तो आपको इस चैप्टर पे लगाना ही पड़ेगा। 2 भी हो सकते हैं, लेकिन आप सोचे 15-20 मिनट में इस चैप्टर को कर लें तो ये सिर्फ वहम है, आप कहीं भी चले जाए इसके लिए तो आपको 2 घंटे लगाने पड़ेंगे कम से कम, कह रहा हूं, ठीक है ना। तो थेरेपेटिक एक्शन ऑफ द डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स में सबसे पहले एंटासिड है। होगा क्या कि जब भी कभी स्टोमक में एसिड का ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा, जब कभी भी स्टोमक में एसिड का ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा तो इससे इरिटेशन और पेन होगा। तो अगर आप पीएमटी देने जा रहे हैं तो ये लाइन आपको कोई काम की नहीं है। तो इस लाइन को आप लिखकर काट सकते हैं, लिखे नहीं, सिर्फ सुन लें। चलो, सीवियर केसेस में अल्सर हो सकता है तो इस लाइन को भी लिखने की नीड आपको नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी। 1970 तक अप टू 1970 जो एंटासिड है, जैसे इनो आप ले रहे हैं तो इनो 2023 में भी आपको सोडियम बाइकार्बोनेट ही डालकर दे रहा है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि आप केक बनाने में, पेस्ट्री बनाने में यूज करते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, अब इसमें बेस पड़ा हुआ है और ये एक सोल्ट है, बेस और एसिड का, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का। तो 1970 तक सोडियम बाइकार्बोनेट यूज किया करते थे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। लेकिन अगर सोडियम बाइकार्बोनेट दिन में 3, 4, 5, 6 इनो पी लें आप, तो अगर आप सोचते हैं कि आपकी एसिडिटी कम हो रही है, तो मैं इस बात को जस्ट ऑपोजिट कहना चाहूंगा। अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा हुआ है, तो ज्यादा बेस, ये लगा ओडाइन इफेक्ट, ज्यादा बेस एसिड को मोर अमाउंट में सिक्रेट होने को कैटलाइज कर सकता है। सोडियम बाइकार्बोनेट अगर एक्सेस हो गया तो स्टोमिक एल्कलाइन हो जाएगा, एल्कलाइन होते ही ओडाइन इफेक्ट लगेगा, ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होने लगेगा। ओवर प्रोडक्शन ऑफ द एसिड, ओवर प्रोडक्शन ऑफ द एसिड, ओवर प्रोडक्शन ऑफ द एसिड, ओवर प्रोडक्शन ऑफ द एसिड। AlOH होल थ्राइस माइल्ड बेस है, वैसे एम्फोटेरिक होता है। MgOH होल ट्वाइस माइल्ड बेस है। ये बेटर है एज कंपेयर टू इनो, एज कंपेयर टू सोडियम बाइकार्बोनेट। क्यों? कि ये घुलते नहीं है और पीएच को 7 से ऊपर लेके जाते नहीं है। क्लियर ना? तो न्यूट्रलिटी मेंटेन रखते हैं ये। सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस, ये एक्चुअली पता क्या करते हैं, ये सिम्टम कंट्रोल कर रहे हैं। ये बंदे का इलाज नहीं कर रहे हैं, सिस्टम जो सिम्टम्स है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, कोज को कंट्रोल नहीं करते। फिर हुआ एक मेजर ब्रेक थ्रू मिला आपको हिस्टामिन के थ्रू। हिस्टामिन क्या है जी? हिस्टामिन का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, तो लास्ट के 5 लेटर्स पढ़िएगा, अमाइन। ये CH2, ये देखो इथाइल अमाइन टाइप से इसमें कनेक्ट हो रखा है। तो 5 मेंबर्ड रिंग जिसमें 2 NH है, उससे एक अमाइन कनेक्ट हो रखा है, तो नाम क्या हो गया? हिस्टामाइन। अब हिस्टामाइन करते क्या है जी? ये स्टिमुलेट करते हैं सिक्रेशन ऑफ पेप्सिन एंड HCl को। पेप्सिन HCl, पेप्सिन HCl, पेप्सिन HCl। और बायो में आप पेप्सिन पढ़ते ही हो, HCl केमिस्ट्री में पढ़ते हो, तो HCl का काम क्या है? ये जो फूड में फालतू वाले जो बैक्टीरिया और ये ऑक्जेंटिक जो स्टोमक में सेल्स हैं, लाइनिंग है, वहां से क्या करता है? सिक्रेट होता है। तो जो हिस्टामिन है ये HCl के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, पेप्सिन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है हिस्टामिन। अब फर्दर होने वाला क्या है? हमें इस हिस्टामिन को, अगर ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड हो रहा है तो हिस्टामिन को सप्रेस करना पड़ेगा, हिस्टामिन को सप्रेस करना पड़ेगा, ठीक है ना जी। तो एंटासिड के अंदर आपने MgOH होल ट्वाइस का नाम सुन लिया, जो इनसोल्यूबल था लेकिन बेसिक होने की वजह से एंटासिड बन गया। अब सुनिए, जो मेजर ब्रेक थ्रू की बात कर रहे थे हाइपर एसिडिटी के ट्रीटमेंट के लिए, मैंने आपको बताया, जो पिछले बोर्ड पे आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा, हिस्टामिन वो स्टिमुलेट करता है HCl, पेप्सिन, HCl, पेप्सिन, HCl, पेप्सिन, HCl, पेप्सिन, HCl, पेप्सिन। दिमाग में भर लो। अब क्या हुआ? सिमेटिडिन देखना और रेनिटिडिन देखना, और उससे पहले आप लोग अपना एक स्ट्रक्चर जरूर देखना जिसका नाम था हिस्टामिन। हिस्टामिन का जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो वो ये मैच करता है। देखो हिस्टामिन का जो स्ट्रक्चर था ना, आपने अपनी कॉपी में लिख रखा होगा, तो NH डबल बॉन्ड N मैच कर रहा है वो वाला। तो जो हमारा सिमेटिडिन है उसका ये वाला पार्ट मैच कर रहा है किसके साथ? विद द हिस्टामिन।
अब सिमेटिडीन और रेनिटिडीन दोनों स्ट्रक्चर देखें। सिमेटिडीन रेनिटिडीन करते क्या है, देखो जी, मिथाइल कॉपी पेस्ट, हम थोड़ी रेड पेन की हेल्प ले लें। मिथाइल कॉपी पेस्ट, NH कॉपी पेस्ट, सी डबल बॉन्ड यहां, बस उसके अंदर जो है वो N साइनो है, यहां C पर नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। N सेम सेम सेम, सल्फर सेम, सब कुछ सेम है इस रिंग के अलावा। तो सिमेटिडीन रेनिटिडीन, सिमेटिडीन रेनिटिडीन, सिमेटिडीन रेनिटिडीन, ये भाई साहब हमारा इलाज है। ये इंटरेक्शंस को प्रिवेंट करते हैं। कौन से इंटरेक्शन को प्रिवेंट करते हैं, मैंने क्या बताया था, जो हिस्टामीन है वो स्टोमिक वॉल की जो रिसेप्टर्स है जो कि ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हिस्टामीन का रिसेप्टर तक पहुंचने नहीं देना, हिस्टामीन को रिसेप्टर तक पहुंचने नहीं देना, हिस्टामीन को रिसेप्टर तक पहुंचने नहीं देना, ये रास्ता ब्लॉक कर देंगे। हिस्टामीन को रिसेप्टर ऑफ स्टोमिक वॉल पे पहुंचने नहीं देना, जिससे कम एसिड बनेगा, और वो नहीं पहुंचने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपका सिमेटिडीन रेनिटिडीन। और लार्जेस्ट सेलिंग ड्रग रही है कौन सी वाली, रेनिटिडीन। लिखा है इसने क्या, द इंपोर्टेंस ऑफ द ड्रग वॉज सो मच दैट इट रिमेन्ड द लार्जेस्ट सेलिंग ड्रग इन द वर्ल्ड अंटिल अनदर ड्रग रेनिटिडीन वॉज डिस्कवर्ड। जो सिमेटिडीन थी वो बहुत बिकी, सेल हुई, उसके बाद हमारे पास कौन आया, जेंटेक कंपनी का रेनिटिडीन, रेनिटिडीन। और दोनों के स्ट्रक्चर में कोई बहुत खतरनाक फर्क मैंने आपको बताया है नहीं, क्लियर ना। उस हिस्टामिन का उधर का स्ट्रक्चर कॉपी मारकर फिर एक सल्फर NH ग्रुप लगाकर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और सेकेंडरी अमाइन बनाया गया इसको, और यहां चलेंगे तो कॉपी पेस्ट है, बस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप साइनो की जगह नाइट्रो लगा दिया उसने। बाकी सेकेंडरी अमाइन का सेकेंडरी अमाइन है, और वहां जो आपके पास हिस्टामिन का स्ट्रक्चर था उसके जैसा ही कुछ मिमिक करने वाला स्ट्रक्चर लगा दिया है, 5 मेंबर्ड रिंग है जो कि एक डाइमिथाइल अमाइन है। तो सिमेटिडीन और इधर रेनिटिडीन, ये हमारे दिमाग में हमें डालना है। उसके बाद हम बात करेंगे जी एंटी हिस्टामिन्स के बारे में। देखो जो हिस्टामिन है ना वो एक पोटेंट वेसोडाइलेटर है, जो आप बायो की टर्म में भी पढ़ते हो, पोटेंट वेसोडाइलेटर बायो की टर्म में आप पढ़ते हो। तो इसका जो काम है, वैसे इसने लिखा है कि इसके पास वेरियस फंक्शंस हैं। उसके अलावा जो हिस्टामिन है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है स्मूथ मसल्स को, ठीक है ना, स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्रोंकाई और गट। इसके अलावा कभी आपने देखा होगा कि जब मौसम बदलता है, सीजन चेंज में जो सीजनल एलर्जीज आती हैं, उसमें ये नेजल कंजेशन जो होता है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर ना, आपका नाक बंद हो गया, नेजल कंजेशन हो गया, तो ये उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है जी, रिस्पॉन्सिबल टू नेजल कंजेशन, स्मूथ मसल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट करवाने में भी रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए इसको बोलते हैं जी ये पोटेंट वेसोडाइलेटर, पोटेंट वेसोडाइलेटर है। अब एक सिंथेटिक ड्रग है आपके पास, ब्रोम, ये ब्रोम, फिनरामाइन, फिनाइल, अमाइन आपको दिख ही रहे हैं, यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, ब्रोमोफिनरामाइन, इसको बोलते हैं जी डाइमेट एप, डाइमेट एप। जो DI डाई है उसको डाई मिथाइल कंसीडर कर लें आप, ठीक है जी। डाई मिथाइल के बाद टर्शरी अमाइन, ये देखो जी यहां टर्शरी अमाइन दिख रहा होगा आपको। इसके अलावा 2 फिनाइल फिनाइल ग्रुप हैं, डाइमिथाइल, टर्शरी अमाइन, फिनाइल फिनाइल, ब्रोमोथियन लगा हुआ है। तो ब्रोमोफिनरामाइन एक सिंथेटिक ड्रग है जो कि एंटी हिस्टामिन की तरह काम करती है। उसके पैरेलल में एक और है आपके पास टरफिनाडीन, टरफिनाडीन, सेल्डेन, टरफिनाडीन सिंथेटिक ड्रग है जो कि एंटी हिस्टामिन का काम करती है। मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चरली भी डाइमेट एप का मीनिंग क्या है, तो लाइनें पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी कहती है जी सिंथेटिक ड्रग है ब्रोमफेनामाइन डाइमेट एप, एंटरफिनाडीन, टरफिनाडीन, सेल्डेन, ये एंटी हिस्टामिन है। ये इंटरफेयर करते हैं विद द नेचुरल एक्शन ऑफ हिस्टामिन बाय competing with histamine for binding sites of receptor where histamine exerts its effect। जहां हिस्टामिन ने जाकर ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट करनी थी, उसके साथ में हमारा जो ब्रोमोफिनरामाइन है, ठीक है ना जी, तो ब्रोमोफिनरामाइन उसका कंपटीशन करता है। मान लीजिए कि ये आपके पास ब्रोमोफिनरामाइन है, ये आपके पास हिस्टामिन है, ये दोनों बढ़ते जा रहे हैं, तो होगा क्या, तो जो नेचुरल रिसेप्टर है वहां कौन पहुंच जाएगा, ब्रोमफेनरामाइन,
और हिस्टामाइन वहां पहुंच नहीं पाएगा, हिस्टामिन वहां पहुंच नहीं पाएगा। बाय द हिस्टामिन, बाय कंपीटिंग विद हिस्टामिन for binding sites of the receptor where histamine exerts its effect. Now, the question that arises, why do above mentioned antihistamine not affect the secretion of acid in stomach? जो ऊपर why do above mentioned antihistamine not affect the secretion of acid? क्योंकि मैंने पीछे बोले थे एंटासिड में भी आपको हिस्टामिन रिस्पॉन्सिबल है, तो आपको एक पीछे लाइन और बोली थी मैंने कि इसके बहुत ज्यादा फंक्शन है, इट हैज वेरियस फंक्शन, उनमें से एक फंक्शन आपका पेप्सिन को और HCl को सिक्रेट करना भी है। दूसरा, ये मसल्स हैं जो स्मूथ वाली ब्रोंकाई और गट की, उनको भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है। तो जब मैं ब्रोमफेनरामाइन का नाम लूंगा तो जो ब्रोमफेनरामाइन है और उधर से हमारा हिस्टामिन है, तो ब्रोमफेनरामाइन हिस्टामिन दोनों जब कंपटीशन कर रहे हैं तो सिर्फ उसी रिसेप्टर को डाउन करता है, उसी रिसेप्टर से जाकर एक्ट करता है जो कि मेरे लिए एलर्जी कोज करता है। तो जो एंटी हिस्टामिन मैं यूज कर रहा हूं ब्रोमफेनरामाइन, ठीक है जी, तो ये एंटासिड का काम नहीं कर रहा है, लेकिन हिस्टामिन एंटासिड का एसिडिटी को भी प्रमोट करता है, एसिड के ज्यादा सिक्रेशन को भी प्रमोट करता है। तो इसने एक लाइन लिखी, व्हाई डू अबव मेंशन एंटीहिस्टामिन ब्रोमफेनरामाइन नॉट अफेक्ट द सिक्रेशन ऑफ ड्रग एसिड इन स्टोमक? द रीजन इज दैट एंटी एलर्जिक एंड एंटासिड ड्रग्स वर्क्स ऑन द डिफरेंट रिसेप्टर्स। तो हिस्टामिन जाकर HCl को, पेप्सिन को ज्यादा सिक्रेट करेगा, पहला काम था पीछे एंटासिड में। हिस्टामिन का दूसरा काम हमारे पास क्या हुआ, वो आपको बताया मैंने कि ये ब्रोंकाई को या जो मसल्स है स्मूथ वाली, उनके कॉन्ट्रैक्शन को ये कंट्रोल करता है। तो वेरियस जो इसके फंक्शंस है उसमें से, तो हमने जो एंटीहिस्टामिन है वो एंटी एलर्जिक यूज किया, जो वो ब्रोमफेनरामाइन जो हिस्टामिन का एक काम था ना, क्या कि जो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में और नेजल कंजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसके रिसेप्टर अलग अलग थे, तो वहां जाकर किसने काम किया, ब्रोमफेनरामाइन। तो ब्रोमफेनरामाइन एंटीहिस्टामिन है, लेकिन एंटी एलर्जिक टाइप का एंटीहिस्टामिन है, ये एंटासिड टाइप का एंटीहिस्टामिन नहीं है। हिस्टामिन कई सारे काम, एंटीहिस्टामिन एंटी एलर्जिक, वहां जो था आपके पास रेनिटिडीन सिमेटिडीन, उसके रिसेप्टर अलग थे और इसके रिसेप्टर अलग है। जो आपका सिमेटिडीन रेनिटिडीन थे उसके रिसेप्टर अलग थे और इनके रिसेप्टर अलग है। तो इसीलिए जो ब्रोमफेनरामाइन है वो एंटी एलर्जिक तो है, वो एंटासिड नहीं है। अगली क्लास आपके पास न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स की है। न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स के अंदर पहले हम पढ़ने जा रहे हैं जी ट्रैंकुलाइजर्स। कभी आपने देखा होगा कि अगर किसी रेजिडेंशियल एरिया में कोई भी एक फॉरेस्ट का एनिमल, लाइक कोई लायन आ गया या फिर कोई टाइगर आ गया या फिर कुछ ऐसा भी जिसको बोलते हैं वायलेंट एनिमल आ गया, तो हम उसको ट्रैंकुलाइजर देते हैं, या फिर कोई जो फॉरेस्ट टीम आती है वो ट्रैंकुलाइजर देती है ताकि बेहोश कर दे उसको, है ना। तो ट्रैंकुलाइजर्स क्या हुए, ये न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। ये अफेक्ट करते हैं मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म। कहां से, नर्व टू रिसेप्टर, नर्व टू रिसेप्टर, नर्व टू रिसेप्टर। मान लो मैंने यहां अपने आप को काटा तो मैसेज पहुंच गया नर्व टू रिसेप्टर, नर्व टू रिसेप्टर, नर्व टू रिसेप्टर। ये मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म को अफेक्ट करते हैं। ट्रैंकुलाइजर्स अफेक्ट द एनाल्जेसिक्स अफेक्ट द मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म, नर्व टू रिसेप्टर। इतनी बात समझ में आती है। तो ट्रैंकुलाइजर स्ट्रेस मेंटल डिजीज, स्ट्रेस मेंटल डिजीज, स्ट्रेस मेंटल डिजीज को कंट्रोल करने में काम आते हैं, जैसा कि हम एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। ट्रैंकुलाइजर, एनाल्जेसिक्स, न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स हैं। दीज अफेक्ट द मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म फ्रॉम नर्व टू रिसेप्टर। ट्रैंकुलाइजर एक क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड है जो कि स्ट्रेस और माइल्ड और सीवियर टाइप की मेंटल डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए काम लिया जाता है। ये एंजाइटी को, स्ट्रेस को, इरिटेबिलिटी को और एक्साइटमेंट टाइप्स की कोई भी अगर आपको सेंस हो उसको कम करने में काम आते हैं, वेलबींग में काम आते हैं। इनको एक स्लीपिंग पिल्स का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है, ठीक है जी। दे फंक्शन बाय द डिफरेंट मैकेनिज्म, फॉर एग्जांपल नोर एड्रिनलिन। अब वो डिफरेंट मैकेनिज्म क्या है, देखिए नोर एड्रिनलिन है, नोर एड्रिनलिन, नोर एड्रिनलिन, अपने दिमाग एड्रिनलिन का नाम तो सुना ही आपने। ये नोर एड्रिनलिन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है जो मूड चेंज में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अगर इसकी अमाउंट कम हो जाए, अमाउंट कम क्यों हो जाए, अमाउंट कम क्यों हो जाए, अमाउंट कम क्यों हो जाए, तो इसकी अमाउंट कम होने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, कुछ एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, तो एंजाइम ने अगर इसकी अमाउंट को कम कर दिया
किसी वजह से भी कम कर दिया, मान लो आपको देखना है कि कल परसों एग्जाम आ रहा है, या फिर आपको कहीं पैसे की नीड है, वो कम पड़ गए, या फिर कोई आपका दोस्त के साथ आपकी लड़ाई हो गई, कुछ भी ढेरों रीजन हो सकते हैं। तो नोर एड्रेनलिन अगर कम हो गया तो उससे डिप्रेशन आएगा, तो फिर मुझे एंटी डिप्रेसेंट की नीड होगी। अब जो एंटी डिप्रेसेंट है वो क्या करता है, वो उस एंजाइम को सप्रेस करता है जो नोर एड्रेनलिन को सप्रेस करता है, समझे ना। एंटी डिप्रेसेंट सप्रेस करता है एंजाइम को, और वो एंजाइम कौन, जो कैटलाइज द डिग्रेडेशन ऑफ नोर एड्रेनलिन। नोर एड्रेनलिन कम हुआ, नोर एड्रेनलिन कम हुआ क्योंकि ये वाला एंजाइम कौन था जिसको डिग्रेड करे जा रहा है, हमें नोर एड्रेनलिन को वापस उसके लेवल पे लेकर आना है। तो सामने से क्या हुआ, हमने एंटी डिप्रेसेंट डाल दिया जो एंजाइम को खत्म कर गया। ठीक है जी, एंटी डिप्रेसेंट सप्रेस द एंजाइम जो कैटलाइज करता है डिग्रेडेशन ऑफ द नोर एड्रेनलिन को। ठीक है जी, तो ऐसी हमारे पास ड्रग्स के नाम लिखे हुए हैं। इज वन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर दैट प्लेज अ रोल इन मूड चेंज। इफ द लेवल ऑफ नोर एड्रेनलिन इज low for some reason, then a signal sending activity becomes low and the person suffers from the क्या हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, उसको डिप्रेशन में चला जाएगा वो। ऐसी सिचुएशन के लिए हमें एंटी डिप्रेसेंट यूज करना पड़ेगा। दिस ड्रग्स इनहिबिट द एंजाइम व्हिच कैटलाइजेस द डिग्रेडेशन ऑफ नोर एड्रेनलिन। नोर एड्रेनलिन को कम किया किसने, एंजाइम ने। कम किया किसने, एंजाइम ने। उस एंजाइम को हमने क्या करना है, कम कर देना है, ताकि नोर एड्रेनलिन अपने नॉर्मल लेवल पे बना रहे। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग एंजाइम को खत्म करेंगी जो हमारे नोर एड्रेनलिन को डिग्रेड कर रहा है। इंपोर्टेड न्यूरोट्रांसमीटर जो आपका नोर एड्रेनलिन है, स्लोली मेटाबोलाइज्ड एंड कैन एक्टिवेट इट्स रिसेप्टर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दस काउंटरएक्टिंग द इफेक्ट ऑफ डिप्रेशन। जो हमारे पास मेडिसिन है वो मैं बोर्ड पे आपको बना के बता देता हूं। तो आपके पास एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के अंदर, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन के अंदर जो से पहला नाम आता है वो आता है आपके पास आइप्रोनियाजिड। आइप्रोनियाजिड, आइप्रोनियाजिड का मतलब क्या हुआ, आईपीआर मतलब आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल आइप्रोनियाजिड। तो ये जो एच है ना, ये हाइड्रोजन लग रहा है आपको, NH। ठीक है जी, और ओ कीटोन के लिए, तो सब मिक्स करके उसने क्या बना दिया, आइसोप्रोपाइल, कीटोन, हाइड्रोजन और फिनाइल पे जुड़ा हुआ है। तो आइप्रोनियाजिड आपके पास एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हुआ। इट्स रिसेप्टर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मैंने यहां बात खत्म की थी। दस काउंटरएक्टिंग द इफेक्ट ऑफ डिप्रेशन, आइप्रोनियाजिड एंड फिनेल्जिन। ये फिनेल्जिन पड़ा हुआ है जी। फिनेल्जिन का मतलब फिनाइल तो आई गया आपके पास, ठीक है जी, फिनाइल तो आई गया आपके पास। उसके अलावा ये सेकेंडरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है। तो ये कुल मिलाकर हमारे पास हो गया फिनेल्जिन। फिनेल्जिन के अंदर स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल सा था, सेकेंडरी अमाइन बना रखा है उसने। ये NNH2 है, तो ये थोड़ा सा करेक्शन है इसके अंदर। फिनेल्जिन के अंदर यहाँ NNH2 है, इसीलिए जो हाइड्रोजन का वर्ड लगा है ना लास्ट वाला, एजीन, एजीन, तो फिनल एजीन, और यहां तो आपके पास कार्बन आई गए, फिनल एजीन। थोड़ा सा करेक्शन था स्ट्रक्चर में, मैंने आपको सुधार के दे दिया। तो हाइड्रोजन प्लस फिनाइल, फिनलजिन, फिनलजिन स्ट्रक्चर बन गया। नैरिडिल इसका नाम भी देते हैं हम लोग, पीछे जैसे डाई मेट ऐप था ना वैसे सेम। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या हुआ, सम ट्रैंकुलाइजर नेमली क्लोर डाइजोपोक्साइड। क्लोर डाइजोपोक्साइड मैं तोड़ तोड़ के इसलिए बोलता हूं, इससे नाम समझ में आ जाता है। क्लोर डाइजोपोक्साइड, अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो यहां पड़ा हुआ है जी, जैसे क्लोरोबेंजीन है हमारा। डाइएजो, यहां आपके पास NCN है और यहां CN है, जिस देखो इसका उल्टा चल रहा है ये ना, CNNC उल्टा चल रहा है। कार्बन पे NH फिनाइल मिथाइल है, इस कार्बन पे फिनाइल है, और ये ऑक्साइड है जी। तो क्या बोल दिया गया इसको, क्लोर डाइजोपोक्साइड। अब आप सब्जेक्टिव पेपर देने तो जा नहीं रहे, बोर्ड के एग्जाम से तो हट ही चुका है केमिस्ट्री एक्शन। तो जब आप हमारे नीट के एग्जाम में बैठेंगे तो एक हल्का सा आइडिया कि टीचर ने क्लोर डाइजोपोक्साइड को कैसे बोला हुआ था। क्लोर क्लोरोबेंजीन है, डाइजोपोक्साइड आपके पास, डाइजोपोक्साइड में NCCN एक दूसरे के उल्टे चल रहे हैं, और ऑक्साइड यहां है, तो ये एंटी डिप्रेसेंट है। एक आपके पास मिलेगा मेप्रोबेमेट। मेप्रोबेमेट स्ट्रक्चर को आप देखिए दोनों तरफ, अमाइड, अमाइड, OCH2, कार्बन पे मिथाइल और N प्रोपाइल है, और N प्रोपाइल हटाकर अगर मैं मिथाइल लिख दूं तो ये स्ट्रक्चर एग्जैक्टली
अकार्यल होकर क्या हो जाएगा, इक्विनिल। अभी तो देखो मिथाइल प्रोपाइल, ये बड़ा ग्रुप ये बड़ा ग्रुप, तो अकार्यल तो वैसे भी है, अगर यहाँ दोनों तरफ तो बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, उधर CH2O अमाइड CH2O अमाइड। तो ये इक्विनिल स्ट्रक्चर में सिर्फ इसकी को काटकर यहाँ मिथाइल लगाना है। तो ये सारे के सारे, चाहे मेरे पास पहला आइप्रोन एजिड हो, चाहे फिनेल्जिन हो, इसके अलावा क्लोर डाइजोपोक्साइड हो, मैप्रोबेमेट हो, ये रिलेटिवली माइल्ड ट्रैंकुलाइजर है, सुटेबल फॉर द रिलीविंग टेंशन। इक्विनिल इज यूज्ड इन कंट्रोलिंग डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन। ये स्ट्रक्चर मैंने बोर्ड पर आपको बनाकर दे दिए हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ द बारबिट्रिक एसिड, वो मैं आपको बता देता हूँ बारबिट्रिक एसिड है क्या। लाइक वेरोनल, अमाइटल, क्लियर ना, अमाइटल एंड नेम्बुटल एंड ल्यूमिनल and second constituent an important class of tranquilizer. These derivatives are called the barbiturates. Barbiturates hypnotic है, sleep inducing agent है, some other substances used as tranquilizer are Valium and serotonin. ये सारे नाम मैं आपको लिख के बता देता हूँ बोर्ड पे। देखो बड़ा सिंपल सी बात आगे हमारे पास आ रही है कि डेरिवेटिव्स ऑफ द बारबिट्रिक एसिड। ये जो बारबिट्रिक एसिड है ये प्रोड्यूस कैसे किया गया। देखो ये स्ट्रक्चर है यूरिया का, ठीक है। यूरिया पर मेलोनिक एसिड, अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा सा अपने दिमाग में अभी भी मेंटेन किया हुआ है, तो मेलोनिक एसिड का ये जो 2 OH है, ये यूरिया के HH के साथ रिमूव हुए, -2 वाटर हुआ, जो स्ट्रक्चर बना उसको बोलते हैं मेलोनाइल यूरिया। इट इज बारबिट्रिक एसिड। तो यही लिख रही है एनसीईआरटी कि डेरिवेटिव्स ऑफ द बारबिट्रिक एसिड। तो अब बारबिट्रिक एसिड में आप चेक करें, CO ऑल्टरनेट में चल रहे हैं, CO ऑल्टरनेट में चल रहे, जो CO पर NH है वो भी ऑल्टरनेट हो गया, NH ऑल्टरनेट हो गया, ये कार्बन बचा बस। तो एक रिंग बनाए, CO ऑल्टरनेट लिख दें, NH ऑल्टरनेट लिख दें, ये कार्बन बच जाएगा बस। अब इस कार्बन पर 2 इथाइल है, तो ये है वेरोनल, उसके बाद फिनोल पर आपने एक 5 मेंबर रिंग लगाकर CH2 NH2 लगाया, इसका नाम है सेरोटोनिन। फिर वेलियम है, क्लियर। तो इन स्ट्रक्चर को आप क्रैम तो कर नहीं सकते, पीएमटी उतना लेवल पे फोकस इनके नेमिंग को, स्ट्रक्चर को करती भी नहीं, नेम तो आपको पता होना चाहिए। तो AVSNL करके मैंने एक और कोड बनाया है, AVSNL, जो ट्रैंकुलाइजर में काम करते हैं। तो पूरी लाइन पढ़ देता हूं। डेरिवेटिव्स ऑफ द बारबिट्रिक एसिड, जैसा मैंने आपको बताया, यूरिया प्लस मेलोनिक एसिड से बनता है, उसमें वेरोनल, उसके बाद सैकोनल, वेरोनल तो ये पढ़ा ही था, सैकोनल, उसके बाद नेक्स्ट है नेम्ब्यूटल, NEMBUTEL, नेम्ब्यूटल। फिर आपके पास है जी ल्यूमिनल, VSNL, वेरोनल, सैकोनल, उसके बाद ल्यूमिनल। तो सब में NAL तो सफिक्स है ही, और जो मेरे पास नेक्स्ट आ रहा है वो आ रहा है जी नेम्ब्यूटल, ठीक है जी, NEMBUTEL, नेम्ब्यूटल। तो AVSNL में लास्ट बच गया, वो हमारे पास हो जाएगा अमाइटल। तो सारे के सारे टल वाले ही हैं, TL, ये अमाइटल हुआ, वेरोनल हुआ, सैकोनल हुआ, नेम्ब्यूटल हुआ, और ये न्यूमिनल हुआ। फिर मैंने नीचे चलने पर एक नाम और दिया उसने, वेलियम, ये वेलियम हुआ, और उसके साथ दिया जी सेरोटोनिन। तो ये AVSNL थे ना, AVSNL जो वेरोनल वाली कैटेगरी है, वो सारे के सारे बारबिट्रिक एसिड के डेरिवेटिव्स है, बारबिट्रेट्स है। ये फिर सेरोटोनिन और वेलियम अलग से हमारे पास ट्रैंकुलाइजर की कैटेगरी में एंटर करते हैं। AVSNL करके आप बारबिट्री याद कर सकते हैं, AVSNL। ए हमारे पास नाम हुआ किसका, अमाइटल का, VSNL वेरोनल का, S सेकोनल का, N नेम्ब्यूटल का, नेम्ब्यूटल, L ल्यूमिनल, AVSNL। बाकी 2 नाम आपको ट्रैंकुलाइजर में वेलियम और सेरोटोनिन याद करना ही है। तो वीडियो हमारा 40 मिनट्स का हो गया, स्टार्ट के 15 मिनट आप स्किप कर सकते हैं, चाहे तो एक 7.5 मिनट में 2x पे जाके उसको देख सकते हैं। अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी स्टार्ट होती है जी, एनाल्जेसिक्स। तो मैंने आपको बताया था जो एनाल्जेसिक्स और ट्रैंकुलाइजर्स हैं ये न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स हैं, तो नेक्स्ट 40 मिनट का एक और वीडियो कोशिश करता हूं देने की, उसमें एनाल्जेसिक्स के बारे में बात करेंगे और चैप्टर को उसमें खत्म करेंगे।